बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे उन तमाम देखने वालों को। अभी आपको ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं। कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है, यानी कि फैसले का बिगल बजने वाला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। सवाल यही होगा कि क्या सियासी हिद्दत में शिद्दत देखने को मिलेगी इस मुमकिन तौर पर जो सूरत हाल बन सकती है फैसले के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर अदालत से आज एक और बहुत बड़ी खबर थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को बाकायदा तौर पे उन्होंने ट्रायल करने से रोक दिया है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस बरामद हो सकते हैं, इसके मद्देनजर तमाम आप लोगों के सामने रखेंगे। मगर यह भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी जो डिस्कोज हैं उन्होंने बगैर किसी म्यूजिक के आवाम को झटके लगाने शुरू कर दिए। जो घरेलू सार्फिन है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर जो ज़रई है और कमर्शियल सार्फिन है उनके भी बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा जो सियासत से जुड़ी हुई खबरें हैं उनके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, कुछ देर में हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर उससे पहले मैं सवाल आपके सामने रख देती हूँ। कॉज लिस्ट 2 मरतबा तब्दील हुई है। पहले सुबह 9 बजे का वक्त था, फिर दोपहर 12 बजे का वक्त आया। पहले कहा गया कि नहीं 3 रुकनी होंगे, फिर कहा गया कि नहीं फुल कोर्ट ही इसका फैसला सुनाएगा। लग क्या रहा आपको मुमकिन तौर पर, अभी तो आना है फैसला, मगर मुमकिन तौर पर आपका तज्जिया क्या है इस पे? मुझे लगता है कि जो इतनी, वरना अगर फैसले पे बड़े फैसला तय हो गया होता और वो अगर चीफ जस्टिस की जो उनकी इंक्लिनेशन नज़र आ रही है, मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, फैसला क्या आना है उसके ऊपर कमेंट देना मुनासिब नहीं होता, तो ये उसी दिन ही आ जाना था। मगर ये कुछ वहाँ पे इशू बना हुआ है जिसकी वजह से एक बड़ा गैर मामूली है कि कल भी जो है फुल कोर्ट की मीटिंग हुई। हालांकि ये नहीं बताया गया, उसकी तफसीलात नहीं है क्या एजेंडे पे डिस्कस हुआ, मगर हम ये एक अखज़ कर सकते हैं कि इसी इशू के ऊपर देखा जा रहा है। फिर आज फिर हुआ, फिर फैसले तब्दील हो रहे हैं, ऐलाना तब्दील हो रहे हैं। पहले बताया गया कि जो है कॉज लिस्ट आई कि 9 बजे और 3 मेंबर हजरात करेंगे। अब आ गई है कि नहीं 12 बजे फैसला आएगा और फुल कोर्ट 13 के 13 जजेस बैठ के करेंगे जी। तो ये इस पे तफसीलन बात करेंगे। आज हमने पूरा एक सेगमेंट इस पे रखा हुआ है, मगर मैं चाहूँगा कि आपकी इजाज़त से कि ये अब लोगों का ये जो सियासत बराए सियासत और ये ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा फैसला है, मगर साथ में जो इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है वो बुनियादी वो महंगाई के बाद जो है वो बिजली है, जो कि बिजली से भी महंगाई जुड़ी हुई है। और बिजली के अंदर जो है अब घूम फिर के 2 चीज़ें आ गई हैं। एक, बिजली के अंदर हम उस चीज़ के ऊपर अब लग गए हैं, हम बड़े अच्छे से कई सालों से कर रहे हैं, मगर अभी बड़ी उसकी जो नई तफसीलात आई हैं वो बड़ी फोकस्ड आई हैं कि बिजली के अंदर 2 बड़े मसले हैं। एक, ये इस्तेलाह मैं इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ IPPs के लिए कि ये कुआं है जिसके अंदर एक कुत्ता है जो कि बदबूदार हो चुका है, इसको निकाले बगैर इसका हल नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं कि रोज़ ये इश्तिहारात पे इश्तिहारात चल रहे हैं कि 50 अरब रुपए की फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 3 महीने के लिए हम जो 200 यूनिट से कम है जो इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर्स, उनके लिए रियायत देंगे। अब ये तफसील नहीं इसकी आई कि वो रियायत क्या देंगे, 200 यूनिट वालों को पूरा माफ़ कर देंगे जो कि मुश्किल लगता है, और वो क्या उसको कैसे किया जाएगा, उसको स्कैटर कैसे करेंगे, और फिर 3 महीने बाद क्या होगा, क्या दोबारा बैक टू नॉर्मल। सो ये मसले का हल नहीं है। सोलर के ऊपर, पैनल के ऊपर कंसेशनें, फलानी चीज़ों के ऊपर कंसेशनें, पहले आप मसले बढ़ा देते हैं, पहले बिजली को इस नहज तक कीमतें ले जाते हैं और उसके बाद फिर रियायतें दे के फिर इश्तिहारात भी चलाते हैं और लाखों करोड़ों के इश्तिहारात चलाते हैं। तो जो मसले का हल है, मसले का हल ये है कि आपको ये IPP के जो कॉन्ट्रैक्ट पिछले 30 साल से गलत किए गए हैं, इसको किसी न किसी तरीके से इसको इस मसले का हल करना है। ये 40 लोग हैं, 106 के करीब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं, और ये डराया जाता है कि जनाब हो इनको हाथ नहीं डाला जा सकता, इनके साथ जो तो मुआहदे किए गए हैं वो फॉल्टी मुआहदे थे, वो करप्शन पे बेस्ड हैं, वो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बताया जा रहा है। पहले जो मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा, ये एक मोहम्मद अली रिपोर्ट आ चुकी हुई है, ये उसके अंदर तफसीलात हैं जिसके अंदर ये इशारे दिए गए हैं कि 22 गुना
22% नहीं 22 गुना है। अभी जो है मैं मंसूर एजाज साहब ये फरमा रहे हैं कि नहीं, कई जगह 40 प्रॉफिट है कि किसी ने 1 अरब रुपया लगाया तो उसने 40 अरब रुपया कमाया, और कई जगह उसके अंदर बेताशा जो तफसीलात हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि दुनिया में इस तरह का स्कैम नहीं मिलता, और ये 30 साल से चल रहा है, और ये पाकिस्तान को उस नहज पे लेके आया है कि इसके बाद पाकिस्तान की बका खतरे में आ गई है, सस्टेनेबल नहीं रहेगा। एक तो आम आदमी पिस रहा है कि बिजली है नहीं, 12-12, 14-14 घंटे की उसकी लोड शेडिंग हो रही है, और बिल हैं कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। मुझे अगर आप इजाजत दें आमिर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा हसास किस्म का मामला है जो आम आदमी से ताल्लुक रखता है। मैं इस वक्त इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारे साथ सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब भी मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, मेरा ख्याल है IPPs और बिजली के हवाले से इनसे गुफ्तगू जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनका फ़ायदा ये है कि ये टेक्नोक्रेट भी हैं, टेक्नोक्रेट ही हैं बल्कि, जो कि सियासत में भी डेल्व कर लेते हैं। इनसे ये जो बुनियादी इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो बिजली, महंगाई, टैक्सेस, ये बड़े अहम इश्यूज हैं, इनसे उस पर बात हो सकती है। तो मैं मोहम्मद जुबैर साहब ये बात कर रहा था कि जो बिजली इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, अब ये IPP का मसला जो है, और 2 मसले हैं इसमें, और दूसरा जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम IPPs के इसके बगैर हल किए बगैर चल नहीं सकता। कि ये बताया जा रहा है कि जनाब 25 रुपए जो 50-60 रुपए का पर यूनिट पड़ रहा है, 25 रुपए कैपेसिटी चार्जेस के हैं, और जो है तकरीबन 2.1 ट्रिलियन 2100 अरब रुपया सालाना जो है वो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस को जा रहा है, और इनको कोई डील नहीं करता। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स 30 साल से ये डील किया जा रहा है, मगर अभी ना तो आम आदमी इसकी उससे बच पाएगा, और ना ही सनत चल सकती है। दुनिया की महंगी तरीन बिजली है, तो कैसे इस मसले का हल होगा? अगले साल जो होगा वो 2.8 ट्रिलियन कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये बढ़ता जा रहा है, ये स्टैग्नेंट नहीं है। जी, बड़ा खौफनाक है। आपने ये बताया कि ये इस साल 2100 अरब है, अगले साल 2800 अरब रुपया हो जाएगा होगा, और इसके बावजूद ये सब पे करने के बावजूद, और लोगों को 60 रुपए से ऊपर की बिजली चार्ज करने के बावजूद जो लॉस है हुकूमत पाकिस्तान का, वो तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। मतलब ये इससे बड़ा मसला पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी नहीं है, इससे बड़ा मसला, क्योंकि ये इतना बड़ा एक, और ये इस पर जो डिबेट अभी शुरू हुई है, जो आप भी कर रहे हैं, जो कुछ लोग जैसा गौर एजाज साहब हैं, उन्होंने तो कहा है कि कैंसिल कर दें आज, और उनकी अपनी, मतलब कैंसिल ऐसे तो नहीं एक दिन उठा के कर देंगे, मतलब उनको सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ये खौफनाक हकाइक, तो जो आपने कहा था ना कई केसेस में 40 गुना है, तकरीबन है ही 40 गुना, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और अब वही जब आपने 1 अरब के 40 अरब कमा लिए, तो फिर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज द राइट टू सिट अक्रॉस एंड डिस्कस दिस थिंग कि भाई देखें, आपने 40 अरब तो ऑलरेडी कमा लिए हैं, हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी नहीं रही है। अब इसे इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि जी आप कितना, ये एक सिंपली स्टेटेड आमिर, अगर आप मैं 2 साल पहले ये जब एक लॉजिक, ये PDM की पहली हुकूमत आई थी, तो उस वक्त मैं अपने जो मेरे वहाँ दोस्त थे हुकूमत में, मैं उनको कहता था कि आपकी ये जो लॉजिक है ना, ये जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की लॉजिक है कि हम जो कॉस्ट होगी वो पास ऑन कर देंगे, सॉरी, इस तरह से नहीं होता। इवन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी लाइक US, जहां भी क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो हुकूमत एंटर होती है, सेव करती है अपने बड़े बड़े इदारों को, चाहे वो सिटी बैंक हो, मैरिल लिंच हो, ऑटो कार इंडस्ट्री हो, दूसरे इदारे हो, तो जहाँ सेव करना होता है, और आम लोगों के लिए भी सेव कर, चाहे कोविड हो या दूसरा हो। अभी मसला, मैं उस वक्त कहता था यार, अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है, उसको आप 25,000 का बिल नहीं भेज सकते हैं यार। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। और अच्छा, ये कोई वन टाइम तो है नहीं, हर महीने आएगा, और हर महीने अभी आप अगर फॉलो कर रहे हो, मैं ये भी कहता हूँ कि भाई एक दफा आप फैसला करके ये तो बताते हैं पाकिस्तानी अवाम को कि अगले 6 महीने कोई इंक्रीज नहीं आएगा। मतलब अगर आप में ये भी नहीं है कैपेसिटी बताने की,
तो ना इंडस्ट्री चल सकती है इतने हैवी चार्जेस पर, ना आप रीजन से कंपेयर कर लें, ना आप बांग्लादेश से कंपेयर कर लें, इंडिया से कर लें, श्रीलंका से कर लें पाकिस्तानी रुपीज में। और दूसरी चीज में ये भी याद दहानी करा दूं, आप इंटरव्यूज निकाल लीजिएगा 2022 मई वगैरह के, कि उस वक्त 16 रुपए बेस टैरिफ था, तो ये कहा गया था कि हम 12 रुपए करते, 12 की जगह 60 हो गए। तो अभी आप खुद सोचे ना, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो अच्छा, अब ये जो IPPs का एक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों फैक्ट्स देख के चलने पड़ते हैं। आप यूनिलैटरली अगर कैंसिल कर देंगे, उसमें सिर्फ सोवरेन गारंटी का नहीं है, एक पाकिस्तान का वो भी है क्रेडिबिलिटी का, कि यार अगर इन्होंने यूनिलैटरली IPPs का एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी कंसर्न कि आपने फॉल्टी एग्रीमेंट किए थे, वो तो यही कहेंगे ना आपको गन पॉइंट पर तो नहीं किए थे। तो अब आपके साथ हम नहीं जुबैर उसमें हम ये, क्योंकि कई सालों से ये IPPs का कर रहे हैं, और ये हर हुकूमत के अंदर ये इतनी स्ट्रांग लॉबी है, पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांगेस्ट लॉबी है, बल्कि इनके ही लोग जो हैं परवरदा, वो पार्लियामान में बैठे हैं, हुकूमतों में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, ये होने नहीं देते। मगर उसके अंदर ये जो आर्गूमेंट है कि ये सॉवरेन वो जो डराया जाता है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, मगर उसके अंदर कल मोहसिन अजीज साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा, और ये आर्गुमेंट है कि अगर ये नहीं कि हमारी गलती है, अगर फ्रॉड पे बेस्ड हो तो फिर जो है वो फिर ये वाली हमारी सॉवरेन गारंटी नहीं आती है, और वो उसके जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो इतने क्लियर हैं कि वो ये नहीं 1 खरब लगा के 40 खरब बना लिया है, वो कई जगहों पे 1 खरब भी नहीं लगा, क्योंकि ओवर इनवॉइसिंग करके बताया गया और हम बाकी लिया गया, और जीरो इक्विटी पे 1 पैसा लगाए बगैर गवर्नमेंट के ही पैसों से इजी फाइनेंसिंग करवाया गया। एक्चुअली मैं अगर पूरी जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैं भी उस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि ये सस्टेनेबल ही नहीं है गोइंग फॉरवर्ड, ना पास में था, अब तो बिल्कुल सस्टेनेबल। सो वी हैव टू हैव एन अल्टरनेटिव विच इज बेसिकली इन ये एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स के साथ हम नहीं चल सकते। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन ऑर्डर टू कीप अ बैलेंस, और दुनिया को बताने के लिए उनके साथ अक्रॉस द टेबल आप बातचीत करके, और उसमें जो सोवरेन गारंटीज है ना, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आप सोवरेन गारंटीज को एनकैच करते हैं, उससे ज्यादा तो हमने देने हैं फ्यूचर में पैसे, तो यू विल स्टिल बी बेटर ऑफ कि अगर वर्स कम टू वर्स कि सोवरेन गारंटीज भी। तो बात मैं जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि उनको समझा बुझा के, एंड देयर इज एवरी रीजन दैट द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक दिस एक्सरसाइज। दिस इज पाकिस्तान बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर ये आपने हल नहीं किया, ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी, ना आपके अवाम को फायदा होगा, और ना कुछ और होगा। दूसरी बात जो आप एक कर रहे थे, जो अब साथ में आवाजें ये भी उठती हैं, जो आपने भी बात की थी कि जी ये इसकी प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब मैं जुबैर, उसके वो आपकी स्पेशलाइजेशन है, खासतौर पे प्राइवेटाइज को आप डील करते रहे, उसकी तरफ आ रहा हूँ। मगर मैं इस इशू के अंदर ही कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं ना क्रॉस द टेबल बैठा के समझा बुझा के, मेरा नहीं ख्याल है समझा बुझा के ये मामला होगा, क्योंकि समझाने बुझाने के नाम के ऊपर कई साल ज़ाया हो चुके हैं। लास्ट टाइम PTA की गवर्नमेंट में हमें बताया गया था कि जी हो जनरल फैज साहब बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने डील कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। हालांकि हमने उस वक्त इशू ये बनाया था मीडिया के अंदर कि खुदा के लिए जो इन्होंने फ्यूल इस्तेमाल करने के जो क्लेम्स हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, जो कि इनकार किया। उसके बावजूद वो समझाने बुझाने से मामला तभी चल रही हैं। 2 थिंग्स, 1 के ऑलरेडी जिस तरह भी आपने कहा कि इन एनी केस 1 ट्रिलियन का तो लॉस हो ही रहा है। 2, पहले ही ये जो कहे इन्वेस्टर नहीं आएगा, वो पाकिस्तान का 50 साल की हिस्ट्री में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पहले ही आ गई है। पहले कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है कि जो मजीद पूरा होगा? ये ड्रास्टिक स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये लोग समझने वाले ही नहीं है, ये वो उस दरख्त पे बैठे वो उसी की शाखें काट रहे हैं। अच्छा देखें, हर एक की अपनी कन्विक्शन होती है। मैं समझता हूँ कि मुझे पता है कि PTI के जमाने में ये एफर्ट की गई, बट एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान में अहलियत की इतनी फुकदान है, इनकॉम्पिटेंस इतनी है, और एक प्रोजेक्ट अगर ये हम सब समझते हैं और हुकूमत को भी ये समझना चाहिए, एंड आई एम श्योर वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो जहाँ इतनी कमेटीज बनती हैं और फजूल किस्म की कमेटीज बनती हैं,
ये जो भी आप कमेटी बना के, लेकिन फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट स्टेज तो यही होता है ना कि आप उनसे बात करें और उनको बताएं कि ये फैसला कर लिया कि हमने ये कैंसिल करना है, बिकॉज वी कैन नॉट गो हेड नाउ, लेट्स सिट डाउन एंड वर्क द बेस्ट सोल्यूशन जो आपके लिए भी मुफाद में हो और पाकिस्तान के लिए भी मुफाद में हो। पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ये है कि जी हम इससे बाहर निकलें, और जो भी हो चुका है उसके तो जो इंक्वायरी करनी है, कैसे हुआ था क्या हुआ था, वो तो अलग चीज है, बट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। और उसमें जो आपने बात की थी ना कि वो उसमें उनकी जो अपने जो उनके हरकतें हैं जिसमें ओवर इनवॉइसिंग भी शामिल है और ये सारी चीजें शामिल हैं, तो वो भी हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन होगी ना। तो कुछ प्यार से, कुछ डरा के, कुछ नेगोशिएट करके हम कैंसिल करेंगे ना। आई मीन एंड वी हैव टू शो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो कि दिस वाज एन अनफेयर डील दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट कैन नॉट सस्टेन। और उसकी वजह से अच्छा, IMF का तो कोई कंसर्न नहीं। IMF तो कहते थे कि वो आप कितनी बिजली बढ़ा दें, नेपरा हर रोज आ जाता है, वो कहता है कि इतनी बिजली बढ़ा दें। आई मीन इट इज अनसस्टेनेबल। और आपने पिछले 2 साल में देखा है कि जी हम उसको कैचअप ही नहीं कर सक रहे, और बावजूद इस सब चीजों के जो एफिशिएंसी है कि लोगों को या तो बिजली बड़ी जबरदस्त मिल रही हो और हमारे यहाँ बिलिंग जबरदस्त हो रही हो। अभी आपको पता है कि वजीर आजम साहब ने एक और कमेटी बनाई है कि जो 200 यूनिट्स जिनके नहीं बनते थे और जबरदस्ती बनवा के नेक्स्ट उसमें रेंज में ला के उनके ज्यादा टैरिफ बिल कर दिया, और वहां बिलियंस का लोगों को वो झटका लगा। जब लोग सड़कों पर आए तो फिर वजीर आजम साहब ने कहा कि ये किसकी गलती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो टिपिकल स्टोरी पाकिस्तान में होती है। तो ये तो सारे बड़े मेरा ख्याल है पेरिफेरल इश्यूज हैं। ये छोटे छोटे जो आप लोगों को लॉलीपॉप्स दे रहे हैं, ये नहीं है आपको ट्रंक को, ये शाखों ब्रांचेस की बजाय ट्रंक को देखना है। ट्रंक इज IPP। एंड देन जो आप बात करने जा रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन का, कि डिस्कोर्स का करना बड़ा एक लाजिम हो गया हुआ है, मगर यहाँ जो उसकी स्पीड लग रही है, ये सालों का काम लग रहा है गवर्नमेंट के अंदर। या पसली नहीं है, या विल नहीं है, या इनकी विजन की कमी है कि ये इस साल तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा और ये लॉस पे लॉस होता जा रहा। उसका क्या? एक पहली बात तो इस साल की जो सीरियसनेस है ना, वो बजट डॉक्यूमेंट में पता चल जाता है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स 30 बिलियन रुपए दिखाए गए हैं। 30 बिलियन तो बिल्कुल आप समझ लें एक कोई रकम ही नहीं है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं बड़े एंटिटीज की, 1.7 बिलियन डॉलर्स जो कि आजकल के हिसाब से कितने बनते हैं, मेरा ख्याल है कुछ 400 बिलियन। वो पहले एक साल में जब मैं था तो 1.7 बिलियन डॉलर्स हो सकते रेज होते थे। बट आई एम जस्ट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की 9 ईयर्स अगो, आमिर 9 ईयर्स अगो, अक्टूबर 2015 का वाकया है, क्योंकि हमने जब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस 2012-2013 में जो मैनिफेस्टो बना था PMLN का, उसमें कंपनीज के नाम लिखे थे 69 कंपनीज जो कि प्राइवेटाइज करनी थी, जिसमें 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी शामिल थी। और 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का हमने इमीडिएटली आके एक्टिव लिस्ट पर डाल दिया प्राइवेटाइजेशन की, और प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट कर दिए, तो लाखों करोड़ों रुपए उनको देने शुरू कर दिए प्राइवेटाइजेशन की मदद से। हमारी नजर में, मेरी नजर में, बोर्ड जो था उसकी नजर में फेस्को सबसे अच्छा इदारा था, और हमने कहा कि सबसे पहले फेस्को को हम करते हैं प्राइवेटाइज, और हर 3 महीने के बाद हम फिर लेस्को को लेके आएंगे, फिर ISCO को। तो सबकी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ड्यू डिलीजेंस वगैरह सब मुकम्मल हो गई थी। अक्टूबर 2015 में बिड्स भी आ गई थी। बिड्स इज द लास्ट प्रोसेस। लिफाफे आ गए ना, जब आपके पास अंदर उनमें मंशा ग्रुप भी था, उसमें टब्बा ग्रुप भी था, उसमें ये जो KE के शेयर होल्डर्स हैं मेजर, ये भी थे, और भी 3-4 बड़े बिड्स के लिफाफे आ गए। पाकिस्तान में लिफाफे का लफ्ज से लोग बड़ा मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं। अच्छा, वो मैं उसको सिंपल समझाने के लिए कहता हूँ कि जी बिड्स आ गई, अब आपने खोलना था ना बिड, एंड जस्ट डेज बिफोर दैट इट वाज डिसाइडेड कि वी विल नॉट गो अहेड। अब क्वेश्चन ये है कि 9 साल पहले जो ये फैसला किया था नॉट गो अहेड, उसके बाद से लेके 9 साल तक मेरा प्ली ये था कि जहां हम जिस स्टेज पर आके रिवर्स कर रहे हैं ना, अब ये कितने साल के बाद स्टेज आएगा, और इसकी वजह से जो लॉसेस हैं जो हुकूमत बर्दाश्त करेगी और पास ऑन करेगी अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, तो वो उसका जाहिर है खमियाजा कौन पूरा करेगा। एंड दिस इज द रियलिटी
सारों को पता है, आज भी हुकूमत में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि उस वक्त भी इन्वॉल्व थे, और एक पूरी काबीना की आपको पता है प्राइवेटाइजेशन की एक काबीना कमेटी है जिसको चेयर करते थे इसाक डार साहब थे। सारे इकोनॉमी रिलेटेड जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, एहसन इकबाल साहब, बिफ्ता इस्माइल थे, शाहिद खाकन अब्बासी थे, और भी लोग थे, वाटर एंड पावर मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ उस वक्त। तो ये सारे लोग उसका हिस्सा थे। फैसला नहीं मैं कह रहा कि उन सब ने लिया था, बट 9 साल पहले अगर ना रोका जाता तो जाहिर सी बात है आज पाकिस्तान थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। ये गवर्नमेंट की जो आप कह रहे हैं ना कि ऑफ कोर्स मैटर ये करता है कि इनके अंदर कितना दम है, कितना विजन है, विल है या ड्राइव है। आमिर जी इस साल बता दूं, देखें अभी तक भी ये फैसला ही नहीं हुआ कि उसको प्राइवेटाइज कर। जो औरंगजेब साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसके फेवर में प्राइवेटाइज करने के, लेकिन एक गवर्नमेंट का एक वो है इन्फ्लुएंशियल जो ग्रुप, वो कहता है कि जी इसके आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज करते हैं। और वो भी थोड़ी सी कहानी में बता दूं कि आज से 2 साल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज किए गए थे जब पीटीएम की पहली हुकूमत आई थी। तो उस वक्त बिल्कुल मेरिट का ख्याल नहीं किया गया था। वो यही था कि फैसलाबाद में किया है हमारा एमएन ने, उसने कह दिया ये 2 बंदे लगाते हैं, अमीर मकाम के रिश्तेदार, फलाने के रिश्तेदार, वो सब रिश्तेदार लगाए गए थे, सारे बोर्ड के मेंबर्स, बिकॉज बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें लाखों रुपए भी मिलते हैं, सब कुछ होता है। एनीवेज अब पता चला कि पिछले 1 साल में कोई 580 या 600 बिलियन रुपए का सिर्फ 1 साल में लॉस हो गया। तो जो रिपोर्टेड लॉस है, तो अब हुकूमत ने फैसला किया कि अब हम मेरिट पर लगाएंगे। कोई ओनरशिप तो होती है, कुछ जवाबदेही तो होती है कि भाई ये पहले जो आपने लगाए थे तो अब हम आगे का कैसे ट्रस्ट कर लें आप अब जो करने जा रहे हैं। तो द होल थिंग इज सच अ मेस अप एंड देयर इज नो रियलाइजेशन। आई होप जो मुझे रियलाइजेशन का मैं ये बता दूं हुकूमत की संजीदगी का कि ये हमारे कुलीग हैं तारिक अजीज साहब, ये बीट रिपोर्टर हैं मुस्लिम लीग के, बड़ी अंदर की खबर होती है इनकी। मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नून की हुई, उसके अंदर कोई 10 दर्जन के करीब जो है ना मेंबरान थे, और इतने घंटों मीटिंग चली। इन घंटों में एक दफ़ा भी बिजली, महंगाई या ये जो बुनियादी इशू हैं जिक्र नहीं हुई। मुकाबला होता रहा बैतबाजी का, तारीफों का कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कितने अजीम हैं, और एक खातून रुकन ने कहा कि जी मैं आपके ऊपर किताब लिख रही हूँ। तो ये संजीदगी है गवर्नमेंट की। वही आई डोंट नो, बट वो कल काबीना की मीटिंग थी और उसमें जो विजुअल्स दिखाए गए बाहर, और आई एम श्योर वो सोच समझ के दिखाए कि बहुत नाराज थे वजीर आजम और वज़रा की परफॉर्मेंस से, और उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज में कहा कि जी अगर अगले 3 महीने में डिलीवर नहीं कोई करेगा तो आई होप उनकी ये सीरियसनेस है एंड ये अंडरस्टैंड्स कि ये चीज़ें कितनी कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और पाकिस्तान के अवाम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ये आपने आमिर साहब अच्छा किया कि जुबैर साहब को आप खुद ही सियासत की तरफ ले आए इकोनॉमी से पहले। इकोनॉमी के बाद अब जब सियासत की गुफ्तगू छिड़ गई है तो मैं जुबैर साहब को भी एक क्लिप सुनाना चाहती हूँ जावेद लतीफ साहब का। गर्दन खुद कटाने के लिए पेश की मुश्किलात को देखते हुए हमने गर्दन पेश कर दी है। तो ये पीडीएम के वक्त भी कहा गया था कि मुल्क को बचाने के लिए हमने ये कुर्बानी दी है, रियासत को बचाने के लिए ये कुर्बानी क्यों दी जा रही है। जावेद लतीफ साहब ने ये बात तो सही की है कि जो भी अरेंजमेंट था, बट ये दूसरा हिस्सा जो है कि वो जो गर्दन देने का तो मतलब ये होता है आमिर, अगर मैं और आप इतना सेक्रीफाइस करेंगे तो बड़ी मुश्किल में होंगे ना, तड़प रहे होंगे इतनी बड़ी। वो जो वज़रा बैठे वो तो मजे कर रहे हैं, वो तो मोड़ के जावेद लतीफ कह रहे हैं एक्सक्यूज मी, हमने कौन सी कुर्बानी दी है, हमारे पास तो सब कुछ है, इसी के लिए तो हम सियासत में आए थे, पावर में आने के लिए, पावर मिल गई है। तो व्हाट इज दिस, वेयर इज द सैक्रिफाइस दैट जावेद लतीफ इज टॉकिंग अबाउट? देयर इज नो सैक्रिफाइस। मतलब ये बाहर वाला कोई ये कहे और किसी को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है कि हमने सैक्रिफाइस किया है। उस वक्त भी जो फर्स्ट पीडीएम हुकूमत थी कि हमने रियासत को बचाने के लिए, रियासत तो बचाना और नहीं, रियासत को नहीं, उनका जी मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था तो हमने उसकी वजह से कुर्बानी दे के हुकूमत ली। नहीं, वो बिल्कुल गलत नैरेटिव था। मेरा ख्याल है उसमें से 98% ने तो कोई नंबर्स भी नहीं क्वेश्चन किया कि जी कैसे डिफॉल्ट होने वाला था। जब आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं जिसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि हम अपनी सियासत को कुर्बान करने जा रहे हैं या हमने अपनी सियासत को
तो भाई डिफॉल्ट होता क्यों है? डिफॉल्ट तो इसलिए होता है कि आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स बड़े कम हो गए हैं और उसका प्रेशर फिर एक्सचेंज रेट पर पड़ता है और एक्सचेंज रेट मैसिवली डिवैल्यू होता है। यही होता है। अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पिछले 6 महीने चले जाएं पीछे, अगस्त 2021 से लेके फरवरी 2022 तक चले जाएं, तो एक्सचेंज रेट जो था इंट्रा बैंक रेट 168 और 175 के दरमियान था, विच इज परफेक्टली ऑल राइट फॉर अ कंट्री ऑफ पाकिस्तान। इतनी डिवैल्यूएशन तो होती है, मतलब कोई झटके नहीं खा रही थी करेंसी मार्केट, बिल्कुल। मैं पीरियड दे रहा हूँ अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक। इस वजह से कि पाकिस्तान के जो रिजर्व थे इस दौरान, और जनवरी एंड 2022 में देखते हैं जब फैसला हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो $17 बिलियन से सिर्फ स्टेट बैंक में, वो कमर्शियल बैंक के ऐड नहीं कर रहा, $17 बिलियन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पर हेल्दी रिजर्व्स। और उसकी गवाही इस पॉइंट से मिलती है कि उसके बाद से आज तक हमारे पास $17 बिलियन रिजर्व्स हुए ही नहीं, बल्कि उसी दौरान जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई है और आपने देखा कि प्रेशर एक्सचेंज रेट पर आना शुरू हुआ है और 182 था जिस दिन लिया है इंट्रा बैंक रेट। शहबाज शरीफ साहब ने 12 अप्रैल को हुकूमत संभाली है, 182 से आपको पता है 310 315 तक चला गया था, और अनऑफिशियल मार्केट में तो 340 और पता नहीं क्या क्या, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। दैट वाज बिकॉज द रिजर्व्स वर ड्विंडलिंग, और रिजर्व्स इसलिए कर रहे थे कि आईएमएफ के साथ नाराजगी हो गई थी। आपको ही पता है कि जो उस वक्त वजीर खजाना समझ रहे थे कि जी आईएमएफ हमें डिक्टेट कर रहे हैं और हम अल्टरनेट कोई सोर्स निकाल लेंगे फॉरेन एक्सचेंज जाने का ताकि अपने रिजर्व्स को बढ़ाए। दैट डिड नॉट वर्क। सो फॉर 7-8 मंथ्स, जब वो सितंबर 2022 से लेके जून 2023 तक जिस तरह से एक्सचेंज रेट गिरा, डिवैल्यूएशन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। और वो एक लास्ट मिनट इंटरवेंशन जो किया था उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने पेरिस जब वो गए थे किसी मीटिंग के लिए ऑन द साइडलाइंस, वो आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले और फॉलो अप किया, एंड आईएमएफ और पाकिस्तान का वो फिर 9 महीने का एक नया मुआहिदा साइन हुआ था जो अभी मार्च में खत्म हुआ है। तो उसकी वजह से बचे। उस वक्त डिफॉल्ट का रियल चांस था, लेकिन उस वक्त 2022 में के शुरू में, और मैं अगर आपके पास आधा मिनट है तो मैं एक और फैक्ट बता दूं कि आईएमएफ प्रोग्राम में था पाकिस्तान जब पीटीआई की हुकूमत थी, बिल्कुल। और जनवरी के एंड में 2022 की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी के एंड में आईएमएफ का एक प्रेशर था, 2 प्रेशर थे कि एक आप मिनी बजट लेके आए 250 बिलियन रुपए का, और दूसरा स्टेट बैंक का जो इंडिपेंडेंट उसको बिल्कुल स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री से करने का बिल है वो अप्रूव कराएं। और वो बड़ा मुश्किल था पॉलिटिकली, और उस पर जाहिर है उस वक्त की ऑपोजिशन जो थी उनकी तकरीरें आप निकाल के सुन लें कि ये दिस इज अ सेल आउट। और हमने 71 के ख्वाजा आसिफ ने तो ये कहा दिसंबर 71 के बाद इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन हमारी। तो वो दोनों मैं ये हंस रहा हूँ जब कंप्लीट कर जी एक सेकंड। तो वो जब हमने अप्रूव कर दिए जनवरी, पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिए जनवरी के एंड में, तो आईएमएफ की जो 7th ट्रांच वो बोर्ड ने अप्रूव की, और फरवरी के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान को पैसे मिल गए, फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो आप मुझे बताएं कि जब आईएमएफ ने फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको पैसे दे बेस्ड ऑन द कंडीशंस, तो आप तो इमरान खान ने जो गलती की थी, जो बहुत बड़ी गलती थी, वो फरवरी के एंड में जब वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही थी, तो उन्होंने ना सिर्फ ऊपर नहीं बढ़ाया एज पर आईएमएफ एग्रीमेंट, बल्कि उसको रिड्यूस किया और फ्रीज किया अगले 4 महीने के लिए। एंड आई थिंक दैट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, बिकॉज ऑलरेडी उनके कानों में ये आ चुका था कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने वाला है। तो ही थॉट कि जी पॉलिटिकली दिस विल बी इवन मोर डिजास्टर। एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा तो फिर हम बढ़ा लेंगे, आईएमएफ बना लेंगे। I mean like that. रियासत के लिए कुर्बानी वाली तो बात, ये डिफॉल्ट वाले कोई सूरत हाल नहीं थी, मगर अभी आपने कहा कि बने उस वक्त मिनी बजट के ऊपर इतना शोर बचाया गया। अभी सूरत हाल ये है कि 9,000 अरब रुपए का 9,000 अरब का इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट दिया है, जितने रेवेन्यूज नहीं थे उससे ज़्यादा सप्लीमेंट्री है। दूसरा, आज की ये खबर आई हुई है कि इनका जो बैंकों से पिछले 45 दिनों में 3.2 ट्रिलियन 3200 अरब रुपया लिया गया है। ये रोजाना का 71 बिलियन है, रोजाना का 71 बिलियन 45 रुपए में। तो तन्नी क्या करेंगे इतने पैसे का, कहाँ ले जा रहे हैं ये? नहीं, ये मैंने एक ट्वीट भी किया था, ये तो आज से कुछ 10 दिन पहले जब ऑफिशियल फिगर एक रिलीज हुई थी
कि मई के महीने में 1.7 ट्रिलियन का कर्जा लिया गया, नेट कर्जा, और वो बनते थे, वो आप कैलकुलेट करें तो 57-58 बिलियन पर डे। दिस इज व्हाट आई ट्वीटेड के 58 बिलियन रुपीस का रोजाना की लिहाज से आप अगर कर्जा लेंगे और किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आपको महसूस हुआ है कोई खुशहाली आई है, कोई आपको 2 वक्त की रोटी अच्छी तरह मिल रही है, आपकी कोई एजुकेशन में, हेल्थ में, किसी चीज में कोई बेहतरी आपको नजर आई है, तो उनको तो पता ही नहीं। उनके लिए तो मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा हुआ है मई या जून के महीनों में। तो ये बिल्कुल एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि वेयर इज दैट मनी गोइंग, और वो कौन पूरा करेगा। जाहिर सी बात है वो अवाम पूरा करेंगे। अवाम ऐसे पूरा करेंगे कि जितना ज्यादा आप कर्जा लेंगे उतना ज्यादा आपको रीपे करना पड़ेगा मार्कअप। तो और फिर आप उसको पूरा कैसे करते हैं, आप टैक्स लगाते हैं, और कुछ डायरेक्ट लगाते हैं और कुछ इनडायरेक्ट लगाते हैं। सैलरीड लोगों पर डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों उनको असर पड़ता है सैलरीड लोगों को तो, और बाकी जो लोअर तबके है उनके ऊपर, सारों पर, चीनी पर, आटे पर, हर दूध पर, पेंसिलों पर, किताबों पर, हर चीज पर आपको टैक्स ज्यादा देना है। तो वो आप अगर अपने कंट्रोल ही नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये आमिर देखें, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं, जो इस दफा आपने तकरीबन 40% के टैक्स प्रोजेक्ट किए हैं, इंक्रीज करेंगे इन एन इकोनॉमी विच इज गोइंग टू ग्रो ओनली 2 और 2.5% इसके दरमियान ग्रो करेंगे, तो इतना ज्यादा टैक्स तो जाहिर सी बात है आप नए टैक्सेस लगा के ही पूरा करेंगे ना। अगर चलें कौम तैयार हो जाए टैक्स देने के लिए, तो उसका फायदा उस चीज में होना चाहिए कि फिर आप अपना एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल करें ना, ताकि जो इजाफी टैक्स आएगा उसकी वजह से आपकी डेफिसिट कम होगी और उसकी वजह से आपकी बोरिंग कम होगी। आप इतना 40% आप अवाम पर ला देते हैं और ऊपर से फिर एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा हो जाता है, कर्जे फिर और ज्यादा। ये 4 महीने के अंदर ये हालात की आगे कोई उम्मीद नहीं रह गई, कोई चीज समझ नहीं आ रही, ना बिजली ना पानी। और वो शहबाज शरीफ साहब पे वो मीटिंग में कह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर किताबें लिखनी है, सो लिखते रहे किताबें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद, सर आपके वक्त के लिए शुक्रिया। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अदालतों के अंदर आज बड़ा हंगामा खेज किस्म का दिन था। आज जो हंगामा था और आने वाले दिन में ऐसा लगता है कि हंगामा इससे कहीं ज्यादा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अदालती मामलात और खास तौर पर मखसूस नशिस्तों के बारे से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हम अदालती मामलात और अदालतों के अंदर चलने वाले अहम केसेस के हवाले से करने जा रहे हैं, और इस मामले में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक। बहुत शुक्रिया हसनात आपके वक्त के लिए। इनके हमरा मरियम नवाज खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मरियम, आपके वक्त का भी बेहद शुक्रिया। आमिर साहब, आपके इजाज़त से मैं ज़रा हसनात से एक अहम सवाल करना चाह रही हूँ, फिर आमिर साहब ज़रा डिटेल में चले जाएंगे। मुझे ये बताइएगा हसनात, मैं आज आपको सुन रही थी, ये जो मुशावरती इजलास हुआ दूसरी मरतबा काजी साहब ने किया, ये ऊंची आवाज़ों का क्या किस्सा था? फिर हम जरा डिटेल में चले जाएंगे, क्या किस्सा है ऊंची आवाजों का? देखिए, हमें तो जो ज़राए से मालूम हुआ और उसके बाद ये असेसमेंट ज़्यादा बज़ाहिर करेक्ट भी लगी, और ख़बर जो हमें मिली, क्योंकि जब पहली कॉल लिस्ट जारी हुई वो 3 रुकनी बेंच की जजमेंट अनाउंस करेगी, और ऐसा लगा कि जो मुशावरती इजलास था वहाँ ये डिसाइड नहीं हुआ कि जी कल फैसला सुनाना है, और वहाँ तो एक जो भी बातचीत हुई, आवाज़ किसी एक जज की ज़्यादा ऊंची थी, कोई सुन रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ अनाउंसमेंट का नहीं था कि कल हम अनाउंस करने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट का बाद में चीफ जस्टिस ऑफिस से हमें पता चला कि कल जजमेंट अनाउंस हो रहा है, और कल इस 3 रुकनी बेंच जो है वो जो चीफ जस्टिस साहब का रेगुलर बेंच है वो अनाउंस करेगा। इस पर बहुत ज़्यादा जब बात हुई और ये ऐसा बज़ाहिर लगा कि उस पर मुशावरत नहीं हुई थी, और फिर ये हुआ कि 12 बजे अब 13 रुकनी बेंच बैठेगा और जजमेंट अनाउंस करेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुशावरती इजलास में क्या मुशावरत हुई होगी। और बज़ाहिर ये लगा कि चीफ देखें, ये जो केस है ये मखसूस नशिस्तों का केस लोग कह रहे हैं कि जी क्या ये PTI को मिलेंगी या हुकूमत को मिलेंगी। इससे ज़्यादा ये अहमियत इसके ये है कि क्या इन मखसूस नशिस्तों से हुकूमत कोई आइनी तरमीम कर सकेगी, क्योंकि आइनी तरमीम के साथ जुडिशल पैकेज लिंकअप है। जुडिशल पैकेज के साथ 3-3 साल जजेस का टेन्योर जो हुकूमत प्रपोज कर रही है कि इनकी रिटायरमेंट एज 3 साल बढ़ानी चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखें, और मेरा ख्याल है कि कल का केस इस वजह से इम्पॉर्टेंट है
और जो ओपिनियन है वो मुख्तलिफ होंगी, वो ऐसा नहीं है कि एक ही ओपिनियन होगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ जजेस जो हैं वो कहेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, कुछ जज में भी पीटीआई का भी कह सकते हैं, कुछ जो है वो कहेंगे कि जी नहीं, जो हुकूमती जमातें हैं उनको मिलनी चाहिए। और जो इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जजेस ज़्यादा आप देखते हैं कि इनमें मेजॉरिटी का कौन सा कैंप होगा कि जी ये किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ना हुकूमती जो है वो साइड जो उनके हुक्मरान जमातें हैं उनको मिलनी चाहिए, ना ये पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिली। उसके बाद फिर इम्प्लीकेशन क्या होगी, क्या हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर पाएगी, ये असल चीज़ है। और जो 2 दिन से मुशावरती इजलास चल रहे थे उसमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो पाए। और बज़ाहिर इसमें फिर जब जुडिशल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई और जजेस ने सब ने देखा कि क्या 3 साल अगले जो हैं वो हम क्या हालात इसी तरह ही रहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ किस तरह खड़े रहे और लाहौर हाई कोर्ट के क्या हालात हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो कल फैसला है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से है। देखते हैं कि कितने जजेस, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से ऐसा कोई किसी को मैंडेट नहीं देना चाह रहे, हुकूमत को इतना एम्पावर नहीं करना चाह रहे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें। जी मरियम, ये कल क्योंकि इम्कान है कि फैसला आ जाए और ये वो स्टेज होती है जिस पे ओपनली आज देख रहा था मैं, सोशल मीडिया पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, टेलीविज़न चैनल्स के अंदर प्राइम टाइम में ये फिगर्स थ्रो किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 6-7, कोई कह रहा है 5-8। हालांकि ये मुनासिब नहीं होता कि आप ये फैसला बताएं, क्योंकि ये एक अंदेशा होता है कि असरअंदाज ना हो। मेरा तो ख्याल है वैसे कि ये उससे स्टेज से आगे चली गई है, जिस जज ने जो अपना माइंड बनाना था वो बना चुका हुआ है। पर क्योंकि ये इतनी बहस हो रही है और ये मीटिंगें हो रही हैं, शेड्यूल तब्दील हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ जा रही हैं हवाएं? हम ये इस तक तो सेफली बात कर सकते हैं। सर आप ठीक कह रहे हैं, ये प्रिडिक्ट करना तो एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है कि फिगर्स क्या होंगे, और करना भी नहीं चाहिए। पहले तो ये बाकायदा प्रोहिबिटेड होता था, लेकिन अब कुछ अरसे से इस बारे में बाकायदा बातें होने लगी हैं बड़ी खुल के। यहाँ पे अब आपने सही कहा कि ये इसकी एक तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि इसके अगर ये फैसला आ जाता है कि इसके बदौलत ये सीटें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई को नहीं मिलती, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि 2/3 की अमेंडमेंट की उनके पास ताकत आ जाए, और उससे फिर और भी उसके मुज़मरात हैं। एक तो इसकी प्रैक्टिकल साइड है, एक इसकी असूली साइड है कि यहाँ पे ये जो एतजाज़ एहसन जैसे लोग कह रहे हैं कि जनाब ये दोबारा मनीर मोमेंट आ गया है कि कॉर्नेलियस के कैंप में कौन है, नज़रिया ज़रूरत और ये वो, और वो जो बुनियादी प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये बड़ी बहस होती रही कि ये आर्टिकल 187 के तहत कंप्लीट जस्ट लिस्ट करना है, या ये जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि ये नज़रिया ज़रूरत है, तो उसमें भी कुछ मुख्तलिफ है। सो इन लार्जर प्रिंसिपल्स के हवाले से और क्या क्या इसके अंदर फैसले के अंदर जो 5-6 चीज़ें आनी हैं, क्या क्या हमें चीज़ें गौर करनी होंगी, व्हाट इज़ एट स्टेक? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं असूली, अब हर दिन हर चीज़ देखने का एक पर्सपेक्टिव है। कुछ कहेंगे पीटीआई हमारे सामने नहीं है, पीटीआई ने केस कंटेस्ट नहीं किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब यूनैनिमस है सुप्रीम कोर्ट कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 13 के फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की और पीटीआई के जो मेंबर थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो ये इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट 187 का इस्तेमाल आइडियली तो मेरा ख्याल है बनता है, लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें मुख्तलिफ ओपिनियन होंगी, अब इसमें ओपिनियन कौन सी प्रिवेल करेगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इससे ज़्यादा चीज़ जो इस वक्त लग रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बताई जा रही हैं आ रही हैं, अगर वो रुक जाएं और मेजॉरिटी जजेस उस पे नाम ऐसी ओपिनियन दें कि ताकि अमेंडमेंट ना हो सके कोई, तो ये असल चीज़ है। बाकी पीटीआई वाले खुद जब ये पेशावर हाई कोर्ट में भी थे, इन्होंने कहा जी ठीक है हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, फिर इनको भी ना दे। फिर कुछ उनकी लीगल टीम के भी बड़े फॉल्ट हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइन ही नहीं इनको करना चाहिए था। उस वक्त भी बहुत से लोगों की आराह थी कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दें और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। तो ये बात है, आइडियली तो 187 का इस्तेमाल होना चाहिए। देखते हैं कि कितने जज करते हैं। जी मरियम, आप क्या कहेंगी?
सर आप ये बात कर रहे थे कि हम हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है, नंबर्स बता रहा है, तो मैं यही कह रही थी कि नंबर्स तो एब्सोल्युटली हम कोई भी नहीं बता सकते, और फिर इसके बहुत से पहलू हैं, कोई एक चीज़ तो है नहीं, मुख्तलिफ इसमें आ रहा है, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हम सभी गेस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पर जो बेंच की मेजॉरिटी इन 8 समातों के अंदर बार बार कहती रही, वो ईसीपी का कंडक्ट है। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन के वक्त किया, इलेक्शन से पहले किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर किया, एक जमात के साथ किया, उससे मुतालिक मुमकिन तौर पर बेंच की मेजॉरिटी हो सकता है कि ये कह दे, और लग भी रहा था उनके रिमार्क्स से, कि जो कुछ हुआ अभी तक थ्रू आउट इलेक्शन, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी उनके कैंडिडेट्स को, और फिर पीटीआई अभी भी इलेक्शन कमीशन के साथ एक इनलिस्टेड पार्टी है, तो हो सकता है कि 187 का इख्तियार, जैसे अभी असनाद साहब भी कहे थे, इस्तेमाल हो। इसकी इंडिकेशन बेंच में बड़े खुलेआम दी जा चुकी है, और ये भी कहा जा चुका है कि हम इस इख्तियार को आज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे। तो फिर एक पेंडिंग केस के अंदर उसका इतलाक भी हो सकता है। जजेस की मेजॉरिटी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठा रही थी, और ये जजमेंट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स अगर नहीं मिल सकती, उन्होंने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, तो अगर इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से मामला शुरू होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ सकता है। इस बात से कतई नजर कि उनके वकला ने कितनी गलतियां की, क्योंकि उनके वकला के साथ उनकी टीम में भी बड़े मसले हैं, आपस की भी लड़ाइयां हैं। लेकिन अगर वोटर के राइट को ही देखना है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उसी को देखना है, तो फिर हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिले ना मिले रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए, अगर जजेस की मेजॉरिटी उस तरफ है। जो फिगर्स अभी तक डिस्कस किए जा रहे हैं जजेस को लेकर के, तो अब कल 12 बजे तो खैर ये वाजे भी हो जाएगा। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट शायद बरकरार ना रखे इलेक्शन कमीशन का फैसला, और ये भी हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर का फैसला था कि इन नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए, वान इससे पहले भी खाली रहा है, फिर 2 साल भी खाली ही रहा है, बहुत सी उसकी नशिस्तें खाली रही हैं, तो मुमकिन तौर पर खाली रहने का फैसला दे दे, लेकिन बाकी जमातों को यानी हुकूमती जमातों को मिलता थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी असनाद, ये इस बात का ऑफ कोर्स ये देखना है कि मोर लेस तमाम बेंच जो था इस बात पे भी तो मुत्तफिक था कि इलेक्शन कमीशन ने तशरीह जो बल्ले के निशान वाले फैसले की है वो गलत की है। तो एक देखना तो ये है कि वो कंप्लीट जस्टिस का अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, और अगर अपनाते हैं तो फिर वो रिलीफ पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलता है, नहीं मिलता। मगर इस पे चूँकि मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन से ग्रॉस वायलेशन या लैप्स हुआ है, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्चर्स या कोई 1 या 2 या बेंच जज हजरात इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के मुतल्लिक भी कोई स्ट्रिक्चर्स पास करें। देखिए 4-5 जजेस ने उन पे इलेक्शन कमीशन पे ऑब्जर्वेशन दी हैं। अब देखना है कि क्या वो मेजॉरिटी में होंगे या नहीं। ज़रूर इलेक्शन कमीशन पे स्ट्रिक्चर पास होंगे, ऑब्जर्वेशन आएंगी, लेकिन क्या वो जजेस मेजॉरिटी में होंगे या नहीं, ये अब कहना कबल वक्त है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें मुख्तलिफ आरा जो जैसे नज़र आ रहा है कि आएंगी, और अब देखते हैं कि मेजॉरिटी वो होगी जो कि ये कहेगी कि ये जो है सीटें वैकेंट ही रखें, किसी को ना दें, और या ये पीटीआई को मिले। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत को देने वाला काम बड़ा मुश्किल है कि हुकूमती जमातों को वो मिले। अब इसमें जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उस पर जसतर मिलला के बड़े वाजे जो है वो सवालात थे। उन्होंने आर्डर भी, एडिशनल नोट भी लिखा, एक डिसेंटिंग नोट था उनका, किसी ने वो यानी आर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बना। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो ये चीज़ें उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से भी कुछ सवालात थे, वो भी करेंगे। अब देखना है कि इनको कितने जजेस जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, और मेरा ख्याल है कि कोशिश होगी मेजॉरिटी जजेस की कि वो अपने अपने ओपिनियन दें, और आखिर में आर्डर ऑफ द कोर्ट बनेगा। तो ये है कि कौन इसमें कहना कि जी कोई एक आर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो बड़ा मुश्किल है। बज़ाहिर अभी भी कुछ इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कुछ जजेस बैठे थे। कोशिश होगी, मुशावरती इजलास भी इसी वजह से थे कि कोई यूनानिमस फैसला हो, लेकिन चांसेस कम है। जी मरियम, लास्ट वर्ड्स
कि ये बहुत बड़ा फैसला है। इसका सिर्फ एप्लीकेशन नहीं कि इसके अगर ये सीटें मिल जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद को या पीटीआई को नहीं मिलती तो इसके साथ आईनी तरमीम जुड़ी हुई है, मगर ओवरऑल एक पॉलिटिकल, मॉरल, एक लीगल बहुत बड़ा एक अपसेट हो सकता है कि अगर ये उनको मिल जाती हैं पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद को सीटें, तो फैज़ ईसा साहब के लिए, हुकूमत के लिए ये कितना का बड़ा अपसेट होगा। देखिए सर, अगर पीटीआई या एसआईसी को ये मिलती हैं रिजर्व सीट्स, जो कि वो ये कहते हैं कि उनका हक है, तो इससे उनकी पोजीशन में फ़र्क नहीं आएगा, वो अपोजिशन में ही रहेंगे। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि अभी ज़ाहिर है अभी हुकूमत आई है, शुरू के उनके आयाम में अभी उन्होंने बहुत सारी इस्लाहात करनी है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनी है, तो ये उनके लिए वाकई में एक बड़ा अपसेट होगा। और मौजूदा हुकूमत के लिए जो उनकी एक बैलेंस है या उनकी स्टेबलाइजेशन है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी इस एक फैसले से। तो इस फैसले के ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, इसी वजह से 3 दिन से मुसलसल मुशावरतें भी चल रही हैं। तो हुकूमत के लिए अगर तो कोई एडवर्स आता है फैसला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह थी कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहेल्ड किया था, तब भी प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जैसा फैसला दिया है वो पेशावर हाई कोर्ट में बरकरार नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ रहा और यूनानिमस ऑर्डर आया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आया, तो जब पहले का शुरू का 3 रुकनी बेंच था, कुछ और हालात थे, फिर फुल कोर्ट बने, तो यही प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि हुकूमत को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह बेंच के प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती गई तो हमने देखा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी उभरा। उसमें हुकूमत की जानिब से भी कुछ सवालात के जवाबात ना देने, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जवाबात ना तसल्ली बख्श दे देना भी वजह बना। तो ये हुकूमत के लिए बिलाशुबा एक अपसेट होगा और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा आगे अपनी हुकूमत को लेकर। मैं बस सिर्फ ये कह दूं कि ये भी एक बहुत बड़ा मफरूज़ा है कि अगर ये उनको ये सीटें नहीं मिलती तो आईनी तरमीम होकर एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी चीफ जस्टिस साहब को। एक तो वो खुद जिस तरह असनाद भी बताते रहे कि उन्होंने इनकार किया हुआ है कि उन्होंने किया हुआ है, हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर भी हो। तो ये न्यूमेरिकली मैं देख रहा था इतना आसान काम नहीं है कि एकदम से आईनी तरमीम ये हो जाएगी। सेनेट के अंदर भी JUI और नेशनलिस्ट पार्टियां देखते हुए वो उनको साथ में मिलाना मुश्किल है। फिर पीपल्स पार्टी भी है, उसके लिए ये देखना कि जनाब इतनी बड़ी आईनी तरमीम करके एक प्रेसिडेंट बनना, तो ये एक फॉर ग्रांटेड जो प्रिज्यूम किया जा रहा है कि ये होगा, ये इतना आसान नहीं होगा। पर बहरहाल लॉट इज एट स्टेक टुमारो के देखते हैं इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर, अदलिया के निज़ाम के ऊपर, मुआशरे के ऊपर, ओवरऑल इखलाकी इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मरियम नवाज खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।